एंड हियर वी गो साउंड चेक। यस। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। आज के सेशन के अंदर हम लोग अपने क्लास 11th के साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 विच इज बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर ये चैप्टर बने हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली सॉरी, अभी मेरी एग्जाम्स एंड सेलिब्रेशन वो सब कुछ चल रहे थे, तो उसकी वजह से आपके रेगुलर लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे। बट नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई कि आपके जो लेक्चर्स है वो रिकॉर्डिंग एंड वो सब कुछ डेली टाइम पर आते रहे एंड आप कोई स्टडीज में कोई रुकावट ना आए। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर सपोर्टिंग। अभी विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स डिस्कस चैप्टर नंबर 4 व्हाट इज विच इज बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ये क्या होता है एंड इसके अंदर कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो अभी हम देखते हैं। Let's discuss the introduction. Basically, human behavior is based on capacity and physical abilities. यानी अपने इंसान का जो बिहेवियर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो इंसान की कैपेसिटी कितनी है, वो मेंटली भी हो सकती है एंड फिजिकल एबिलिटीज, ये दोनों कैपेसिटी वो भी हो सकती है एंड कितनी एबिलिटीज है अपनी फिजिकल, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड human beings are highly developed and has been evolved through brain development and complex nerve system. अपने इंसान सभी चीज़ों से क्यों अलग हो रहे थे? क्योंकि एज कम्पेयर टू वी सी अदर एनिमल्स, अपने इंसान का क्या है, एक तो ह्यूमन ब्रेन जो है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है एंड कॉम्प्लेक्स नर्व सिस्टम है, जिसके कारण हम एज ए यूनिक कहलाते हैं इन सभी के अंदर। ठीक है, ठीक है। ये हो गई अपने ह्यूमन ब्रेन की बात। और human behavior is a complex term in which we study interrelations between biological, neurons and physiological aspects. अभी साइकोलॉजी में हम लोग बात करें, अभी कभी भी हमें इंसान का बिहेवियर स्टडी करना, उसके लिए हम लोग कौन से टर्म्स यूज करते हैं। फर्स्टली वी यूज बायोलॉजिकल, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बायो लिखा है। फिर न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं वो, एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हम लोग यूज करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। द इवोल्यूशन आर पर्सपेक्टिव्स स्टडी थ्रू जीन्स एंड बिहेवियर। और इवोल्यूशन की अगर कभी भी हमें बात करें, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ, once again I am showing the name, biological basis of behavior। एंड बिहेवियर की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें बायोलॉजिकल, न्यूरॉन्स एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। एंड इवोल्यूशन का भी पार्ट अगर स्टडी करना है तो उसके लिए हम स्टडी करते हैं जीन्स एंड बिहेवियर। अभी ये क्या चीज़ें होती है वो आपको बेसिक लेवल पे पता है एंड एडवांस में आपको समझने में हेल्प करता है। ठीक है, सी नाउ लेट्स डिस्कस इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। अभी इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या है, लेट्स सी। Basically, it is a long process in which human has been evolved through physical and mental changes। अभी हम लोग बात करें, पहले के टाइम में देखिए अपने जो आदि मानव एंड वो सब थे, एंड अभी के टाइम में देखिए इंसानों में क्या क्या चेंजेस हुए। एक तो सबसे पहले चेंजेस हुए सेंसेशन यानी कि जो स्टिमुलस एक्सपीरियंस हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो। अभी स्टिमुलस एक्सपीरियंस का सिंपल एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल, आपको अगर किसी ने स्किन पर, हाथ पे या कहीं पर पिंच किया, आपको क्या हुआ, एक एकदम से शॉक टाइप का लगा कि ये क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, या फिर कोई कड़वी चीज खा ली, क्या एकदम अपना मुंह का स्वाद है, एकदम अपनी जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। ये सारे के सारे जो चीजें होती है उसको कहा जाता है सेंसेशन। फिर ह्यूमन की लर्निंग के प्रोसेस एंड वो सब कुछ का भी हम लोगों ने स्टडी किया एंड जो चेंजेस होते वो हम लोगों ने देखे। मेमोरी, रीजनिंग, यस, इंसान को कितना याद रह पा रहा है, क्या क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है कि मैथ्स मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इसकी वैल्यू ये है एंड इसको ऐड कर तो क्या वैल्यू बनेगी, लाइक दैट। फिर अपने इंसान की इंटेलिजेंस, स्किल्स, एबिलिटी, ये सब की सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ चेंजेस होते हैं एंड उसकी भी स्टडी हम लोगों ने की है। इन दिस पर्सपेक्टिव, ह्यूमन ब्रेन इंटरेक्शन चेंजेस इन बिहेवियर थ्रू सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। और ये सारे पर्सपेक्टिव के साथ अपने इंसान का चेंजेस कब होते हैं, जब सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चरल यानी कि क्या, जब हम इंसान किसी दूसरे इंसानों से मिलते हैं एंड जो अपना एनवायरनमेंट, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो समाज। समाज के थिंकिंग की वजह से अपने चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समाज में कहे कि आपको ये नहीं करना है, तो कई बार ऐसा होता है कि बिना जाने पहचाने हम लोग भी ठीक है मना किया है तो नहीं करेंगे, लाइक दैट। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन सर्वाइवल स्ट्रगल। ये पूरी की पूरी प्रोसेस है जो कि चेंजेस करती रहती है और इसके सर्वाइवल के स्ट्रगल्स रहते हैं। इट इज रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंजिंग पैटर्न एज पर द डिमांड ऑफ द एनवायरमेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे सोशल कल्चरल एनवायरमेंट यानी कि क्या कि अभी यही चीज़ें बायोलॉजिकल बिहेवियर बेसिस पर देखें, एनवायरमेंट की जैसे डिमांड रहेगी वो चेंजेस हमको देखने को मिलते रहेंगे। Now let's discuss about genes and behavior. What are that?
See, it is a biological blueprint and inheritance of child due to a unique combination of genes from both the parents. यानी कि आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर रिप्रोडक्शन एंड वो सब कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे, सो आपको पता होगा कि क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स होती है अपने ह्यूमंस में, लाइक दैट. सो क्रोमोसोम के अंदर फिर क्या होता है, डीएनए होते हैं, एंड जिसको हम लोग जीन्स एंड वो सब कुछ कहते हैं. अब ये आपको सिंपल वे में समझा दो. सो ये क्या होती है, ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे के अंदर जो जो यूनिक कॉम्बिनेशन स्किल्स होती है, उनके आइज का कलर हो सकता है, उनकी बात करने की स्टाइल, वो सब कुछ क्या होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है उसके अंदर कुछ गुण पेरेंट्स के यानी कि कुछ पापा के, कुछ गुण मम्मी के, लाइक दैट होता है. सो जब दोनों पेरेंट्स की जीन्स के क्रोमोसोम्स मिलते हैं, सो एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है जीन्स का, एंड वो होता है बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट ऑफ द चाइल्ड. फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर रेफर्ड एट जेनेटिक कॉम्बिनेशन. और इसमें जैसे कि मैंने कहा कि भाई फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि देखो, फिजिकल यानी कि क्या, किसी की अगर मान लो कि पेरेंट्स अगर लंबे तो बच्चे की हाइट लंबी हो सकती है, लाइक दैट. साइकोलॉजिकल अगर एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी के फादर या किसी की मदर को एकदम बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, सो वो गुण आपको बच्चे में भी देखने को मिलेंगे. किसी को अगर सिंपल वे में कह के एकदम शांत एंड सिंपल लाइफ पसंद करना हो, सो वो गुण हो सकते हैं. बच्चे के पेरेंट्स ऐसे रहते हो, अगर बच्चे के पेरेंट्स शांत रहते तो उसके वो सब कुछ ऐसा लगता है कि यार क्या तू ये शांत रहता है. लेकिन ये सब कुछ उसको पेरेंट्स के जीन से मिला है. देयर इज अ कंपोजिशन ऑफ 23 क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज सेल फ्रॉम मदर एंड फादर. यानी कि टोटल अगर बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं. सो टोटल देयर इज अ कंपोजिशन ऑफ 23 क्रोमोसोम्स, यानी कि 46 होते हैं कि पेरेंट्स के दोनों के मिलके इस तरीके से हमारे बॉडी में बनते हैं. एवरी क्रोमोसोम हैव अ सीरीज ऑफ मिनट मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कॉज्ड जीन्स एंड देयर आर कैरीज ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फीचर ऑफ चाइल्ड. जैसे कि अभी हम लोगों ने ये बच्चों के गुण की बात की, ठीक है. सो ये सारे के सारे किसमें हमें देखने को मिलते हैं कि भाई ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो इसको कैरी करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ये जीन्स कहते हैं. ये आप पीछे जो डायग्राम देख रहे हो ये उसके अंदर ही है. क्रोमोसोम के अंदर आप छोटे छोटे अगर जूम करके देखोगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगा. अभी लेट्स डिस्कस व्हाट इज द जीन्स. द ट्रांसमिटर ऑफ physical and psychological characteristics is considered as genes. These are basic unit of hereditary transmission and important element in the development of nerve system. अभी ये क्या करते हैं, बेसिक हेरिडिटी ट्रांसमिशन में एक तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड यही जो है अपने ह्यूमन बॉडी के जो नर्व सिस्टम होते हैं इसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं. ईच क्रोमोसोम इज अ स्टोरेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिक कमांड्स आर नोन एज जीन्स, ठीक है. सो ये सारे के 23 क्रोमोसोम्स की हम लोग यानी कि 46 क्रोमोसोम की बात की. सो ये सारे के सारे क्या है, इट इज अ स्टोरेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स. जेनेटिक कमांड्स आर नोन एज, जेनेटिक कमांड्स को या जीन्स को दोनों एक ही चीज होगा, ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन्स विच आर एज फॉलो. अभी दोनों का डिफरेंशिएट है वो देखते हैं, एंड ये एग्जाम में पूछ सकते हैं. नंबर वन विच इज जीनोटाइप एंड नंबर टू इज फिनोटाइप. अभी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप यानी कि क्या, देखो सिंपल इमेज में समझ लो तो जेनोटाइप है वो जेनेटिक कोड्स है, एंड फिनोटाइप है जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिखाते हैं. सी अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे सो देखो, जेनोटाइप इज अ इनहेरिटेड जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स. जो फुल सेट रहता है वो हम लोगों ने बात की. इट कैरीज ऑफ टाइप्स ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स एज इट इज. इसमें क्या होता है कि जेनेटिक कोड जो सेम टू सेम है वो डिट्टो ही कॉपी करता है. एंड जो फिनोटाइप है इट असेंबल फीचर्स लाइक कलर, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी ना कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लेता है. सो किसी के पेरेंट्स का सेम कलर हो सकता है, बॉडी साइज हो गया, फेशियल फीचर्स हो गया, एक्सेट्रा इन आर हेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स जीन्स. स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स दैट कैरी बिहेवियर पैटर्न्स फ्रॉम पेरेंट्स. और जो मैंने आपको बिहेवियर की बात की, वे बच्चा पेरेंट्स के जो बिहेवियर होता है उसमें से भी कॉपी करता है, वो सब कुछ उसके अंदर गुण आते हैं. अभी हम लोग बात करते हैं चैप्टर का आगे का पार्ट विच इज नर्वस सिस्टम. अभी हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे. सी अभी नर्वस सिस्टम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें होती है. ब्रेन आ गई, स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, गैंग्लियन नर्व, एंड
एज पर अवर क्लास 11 सिलेबस, सो ये आप लोगों का एक कहते हैं फ्लो चार्ट है। नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको कहा जाता है सीएनएस। फिर हम लोग बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको कहा जाता है पीएनएस। अभी सीएनएस जो है इसके देखो, एग्जाम में ये 1 1 मार्क के क्वेश्चन एमसीयू की तरफ भी आ सकते हैं एंड फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ भी आ सकते हैं। पे शॉर्ट फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, सो प्लीज इसको गो थ्रू करो। एंड ये भी पूछ सकते हैं कि दोनों के अंदर क्या क्या। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं दो पार्ट्स, वन इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये जो चीज़ें है ये आ गई अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया कि ये चीज़ें जो है आएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। फिर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर आती है सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो तो सिंगल है, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स है। वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको कहा जाता है एसवाईएनएस, एंड दूसरी है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको कहा जाता है पीएसएनएस। नाउ लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल। लेट्स गो सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। It's a center of all neural activities, collecting information through process, decision making, and issues the order in the body. यानी कि ये ऐसा सेंटर है न्यूरल एक्टिविटीज का जो इन्फॉर्मेशन एक तो कलेक्ट करता है, प्रोसेसेस क्या चल रही है वो, अपने बॉडी का डिसीजन मेकिंग है वो, एंड इश्यूज जो बॉडी में आ रहे हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो इससे डील करता है। अभी इसके भी दो पार्ट है, वन इज ब्रेन एंड सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऐसे हम सभी लोग जानते हैं। अभी आप लोग सोच रहे हो कि ब्रेन तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड क्या। सी स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो क्या है अभी हम लोग वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द शॉर्ट नोट ऑन ब्रेन। ये एग्जाम में क्वेश्चन गारंटी से आता ही है एंड टीचर्स इसको पूछेंगे। डोंट वरी, ऐसा आपको स्ट्रक्चर बनाने को नहीं कहेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन है, इसका डिटेल क्वेश्चन आ भी सकता है। सो प्रिपेयर रहना, क्योंकि ये चैप्टर आई नो थोड़ा एकदम बोरिंग टाइप का भी है, लेंथी भी है, लेकिन अगर टेक्स्ट बुक है वो सब कुछ देखो तो उल्टा ज़्यादा कंफ्यूज एंड रेफरेंस बुक में भी कंफ्यूज हो जाओगे। सो आई विल सजेस्ट कि एग्जाम के लिए जो पीपीटीज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी की डिमांड की वजह से अभी मैंने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया, सो आप पीपीटी को ही गो थ्रू करो। इफ़ यू वांट यू कैन टेक द प्रिंट आउट्स एंड रीड इट, बट प्लीज़ इसको ज़्यादा कंफ्यूजन में मत लो। चैप्टर सिंपल वे में नोट से आपके इसको गो थ्रू करो कि आपके पूरे के पूरी चीज़ें आ जाएगी। एंड अगर टेक्स्ट बुक में से आपको गो थ्रू करना है, सो जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशंस एंड द एमसीक्यू। और हाँ, अभी भैया पीपीटी चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि लेक्चर्स देखने नहीं है एंड डायरेक्ट पीपीटी पढ़ना चालू करना है, उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार वीडियो देख लो पूरा एंड बाद में इफ़ यू वांट सो आप पीपीटी से गो थ्रू कर सकते हो। सी ह्यूमन ब्रेन हैज़ इवॉल्व ओवर मिलियन ईयर्स अगो। अभी इंसान का ब्रेन जो है वो इवोल्व यानी कि चेंजेस लाता रहता है फ्रॉम द मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, द एडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज अबव 1.36 kg। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एमसीक्यू में पूछते ही पूछते हैं। सो ह्यूमन ब्रेन का वजन अराउंड कितना कह सकते हैं, 1.36 kg, एंड इट कंटेन्स अराउंड 100 बिलियन नर्व्स। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आप लोग खाली सोचो 1 बिलियन नहीं, पूरी 100 बिलियन से ज़्यादा नर्व्स इसके अंदर रहती है। और ह्यूमन ब्रेन जो है इट रिसीव्स 1/5 पार्ट ऑफ द ब्लड पंप बाय द हार्ट। यानी कि जो हार्ट पूरे दिन में जितना भी ब्लड बना था, ठीक है, सो 5 पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करें तो एक पार्ट पूरा का पूरा जो है वो ह्यूमन ब्रेन के यूज़ के लिए चला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कई बार ऐसा सुना होगा कि भाई दिमाग तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, उसके कारण ब्रेन हैमरेज हो गया, वो सब कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। क्योंकि क्या कि कई बार ऐसे होते हैं कि जो लाइंस होती है ब्लड फ्लो की, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है सो ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं, कई बार इंसान की डेथ भी हो जाए क्योंकि अगर इसको प्रॉपर हार्ट ब्लड ना मिले तो। ब्रेन हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कोऑर्डिनेशन विथ अदर देन एनी सेंसरी ऑर्गन्स। ये सेंसरी ऑर्गन के साथ तो एकदम वर्क करता है, लेकिन दूसरे जो पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी है उसके साथ भी काम करता है। लाइक अगर आपको कई जगह पर चोट पहुंची है, सो ह्यूमन ब्रेन या ट्रेन करेगा कि भाई यहाँ पर चोट लगे सो हमें स्किन को रिकवरी करना है। अगर मान लो कि भूख लगी है तो जो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज करना कि भाई अब इसको भूख लगी, अब डाइजेस्टिव करने का टाइम हो गया, अब ये फील सैड करना है, इमोशन सब कुछ। सो ह्यूमन ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ
ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये 3 पार्ट में। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर एंड ब्रेन इज कवर्ड विद द अदर सरफेस नोन एज कॉर्टेक्स। सो ये अपने ह्यूमन ब्रेन के अंदर इतने सारे लूप्स एंड सब कुछ, कॉर्टेक्स एंड सब कुछ है। सो अभी हम लोग 3 लेवल देखते हैं ब्रेन स्ट्रक्चर के। नंबर 1 इज ब्रेनस्टॉर्म एंड सेरेबेलियम, नंबर 2 इज लिम्बिक सिस्टम एंड नंबर 3 इज द सेरिबेलियम एंड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म एंड सेरिबेलियम ये क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्पाइनल कोड। एक्सटेंशन यानी कि क्या, जो स्पाइनल कोड के साथ एकदम से कनेक्ट किया, कि स्टार्टिंग से रहता है वो। इट इज अ सेंटर फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट एक्टिविटीज सच एज ब्रीथिंग, हार्ट बीट्स, वॉकिंग, स्लीपिंग। अभी देखो मैं आपको दिखा था कहाँ पर होता है ये। हाँ देखो, ये जो पार्ट है आपको ऑरेंज कलर का, ये है ब्रेन स्ट्रीम। यानी कि क्या, ब्रीदिंग हो गया, बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन, अलर्टनेस, स्वेलिंग, ये सब कुछ यहाँ से कनेक्ट होती है अपनी ह्यूमन ब्रेन के साथ स्पाइनल कोड। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको स्पाइनल कोड का खाली फोटो दिखाता हूँ, सबको आइडिया आ जाएगा। सी, सो ये जो है, ठीक है, यहाँ से स्पाइनल कोड से ये पूरी की पूरी कनेक्ट हो जाती है। देखो, इट ऑल्सो कनेक्ट सेरिबेलियम इनवर्ल्ड ड्रीमिंग एंड वॉकिंग एक्टिविटी। अभी देखो, ये जो है ब्रेन स्टेम के साथ कौन सा कनेक्टेड है, इसका भाई सेरिबेलियम को भी कनेक्ट करता है, जो कि बैलेंस करता है, कोऑर्डिनेशन, फाइन मसल कंट्रोल है, ड्रीमिंग एंड वॉकिंग एक्टिविटी में हमें हेल्प करता है वो। सेरिबेलियम इज सिचुएटेड एट द बैक साइड ऑफ द ब्रेन, यानी कि ये जो इंसान भाई पीछे, हाँ, इंसान के जो दिमाग है, ठीक है, उसके पीछे के साइड पे ये लोकेटेड रहता है एंड इट इज एसोसिएटेड विद मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग पोस्चर्स एंड मेंटेनिंग मेमोरी टू लर्न डिफरेंट स्किल्स लाइक वॉकिंग, जंपिंग, डांस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हो गई बात जिसकी। अभी हम लोग बात करें व्हाट इज लिम्बिक। अब लिम्बिक सिस्टम है, इट इज ऑल्सो नोन एज द ओल्ड ब्रेन एंड फाउंड इन द ऑल द मैमल्स। अभी ये जो है मैमल्स, यानी कि आपको पता ही होता है कि जो ऐसे एनिमल्स के जो ब्रेस्ट फीड एंड वो सब कुछ कर सके उसको कहे जाते हैं मैमल्स। ठीक है, अभी ये जो है सबसे एक तो ओल्ड ब्रेन, यानी कि सभी के अंदर पाए जाते जो मैमल्स है वो, इट हेल्प्स टू मेंटेन एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर लेवल। अभी ये जो है ये किसको मेंटेन करने में हेल्प करता है? अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसको हेल्प करता है, अपने ब्लड प्रेशर जो बीपी होती है वो, एंड जो ब्लड शुगर जो होती है इसको कंट्रोल करने में ये लिम्बिक सिस्टम हमें बहुत हेल्प करती है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग मैसेज दैट सेंड टू एंड फ्रॉम कॉर्टेक्स। यानी कि ये क्या करती है, एक ऐसा सिस्टम है जो मैसेजेस को कोऑर्डिनेटिंग करती है टू सेंड द फ्रॉम कॉर्टेक्स। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस एंड एमिग्डाला। सी, आप लोगों को यहाँ पर इमेजेस में देख सकते हो, जस्ट सेकेंड। सो देखो, हाइपोथैलेमस जिसको लॉन्ग टर्म स्टोर कर देता है, सो हाइपोथैलेमस यहाँ पर लोकेटेड होता है अपना। ठीक है, फिर है हिपोथैलेमस। हिपोथैलेमस यहाँ पर ये वाला पार्ट है, इसको लोकेटेड होता है। एमिग्लेडा जो है, एमिग्लेडा कहाँ गई? यस, एमिग्लेडा यहाँ पर जो होता है इसको कहा जाता है एमिग्लेडा। ठीक है, सो ये क्या, हाइपोथैलेमस लॉन्ग टर्म स्टोर करता है, हिप्पोकैम्पस स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करता है, एमिग्लेडा जो है अदर रिस्पॉन्सेज लाइक इमोशन, फीलिंग, वो सब कुछ के बारे में बात करता है। टू स्टोर लॉन्ग टर्म मेमोरी, अग्रेशन, इमोशन एंड अदर रिस्पॉन्सेज रिस्पेक्टिवली, इसका काम यही रहता है। The hypothalamus is the smallest structure in the brain that plays a vital role in our behavior. हाइपोथैलेमस आपको ये जो यहाँ पर देखो तो एकदम छोटू सा दिख रहा है, लेकिन ये छोटा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेरिबेलियम एंड सेरिबेलियम कॉर्टेक्स। सी, it regulates higher level of cognitive and emotional function like playing, movement, speech, thinking, etc. सो देखो, सेरिबेलियम एंड ये सेरिबेलियम यहाँ पर लोकेटेड रहता है एंड सेरिबेलर कॉर्टेक्स जो है वो यहाँ पर लोकेटेड होता है। सो इट इज ओनली 4 mm थिक इन साइज। इसकी साइज देखें तो बहुत छोटी है, खाली साइज जैसे कि 4 mm ही है थिकनेस में। ठीक है, इट कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ द ब्रेन, और ये जो है पूरी ह्यूमन ब्रेन की सरफेस है उसको पूरा कवर करते हैं। इट कंटेन्स नर्व्स, न्यूरल नेट्स एंड बंडल ऑफ एक्सॉन्स। ठीक है, इट इज अ सेफगार्ड्स ऑफ ब्रेन विच लाइज इनसाइड द स्कल। यानी कि ये क्या है, अपने ब्रेन को सेव करने में हमें हेल्प करते हैं, जिसको शॉक एब्जॉर्बर भी कहा जाता है, और ये अपने इंसान के स्कल के अंदर लोकेटेड होती है। अभी हम लोग बात करते हैं
सेरिबेलियम एंड सेरिबेलिक कॉर्टेक्स, ये तो हो गया। अभी हम लोग बात करें स्पाइनल कोड क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि स्पाइनल कोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट इज अ होलोड। आप लोगों ने पता हिंदी में सुना होगा कि रीढ़ की हड्डी जो सबसे लंबी होती है एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पाइनल कोड। सी, इट इज अ होलोट्यूब एंड फाउंड इन द सिलिंड्रिकल शेप, यानी कि इसका शेप आप लोग देख सकते हैं कि एकदम सिलिंड्रिकल है। इट इज मेड ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड स्पाइनल कॉलम्स। जस्ट अ सेकंड। और ये जो जिससे बनी होती है इसको कहा जाता है स्पाइनल कॉलम्स, ठीक है, ये वन मार्क में आ सकता है। और ये जो है ब्रेन और पूरी की पूरी बॉडी जो है, जैसे कि यहाँ से आपको पता है कि ऑर्गन्स एंड वो सब कुछ पार्ट्स आ जाए चालू हो जाते हैं। सो ये ब्रेन से लेकर सभी पार्ट्स को कनेक्ट करने में हमें हेल्प करती है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सम फॉर सिंपल रिफ्लेक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व इन द ब्रेन सिस्टम, यानी कि ऐसे जो सिंपल रिफ्लेक्शन जिसकी जरूरत नहीं होती उसमें भी हमें हेल्प करती है। सॉरी, जस्ट अ सेकंड फॉर द ग्लीच। जो सिंपल रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो जो ना हुए इन्वॉल्व ब्रेन सिस्टम है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल रहती है। इफ डैमेज अकर टू द नर्वस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कैन बी रिजल्टेड इन पैरालिसिस। अगर यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, सो पैरालिसिस होने के चांसेस हो जाते हैं इन द लाइक अवर लेग, हैंड, पीछे कमर यानी कि बैक साइड एंड एक्सेट्रा, कई जगह पर भी पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस यानी कि क्या कि वो जगह का जो बॉडी ऑर्गन है वो एकदम वर्क करना छोड़ देता है। अभी ये सब कुछ तभी हम लोगों ने बात कर ली। अभी हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट्स हो गए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अभी हम लोग बात करेंगे पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर दो पार्ट्स है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स है। नाउ लेट्स गो टू दैट। See, peripheral nervous system. It is composed of all nerves and connect CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अभी ये जो है सारे के सारे कंपोज होते हैं सारे नर्व्स का, एंड ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको कनेक्ट करने में हमें हेल्प करते हैं सारी बॉडी से। अभी इसके अंदर भी दो डिवीजन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी। वन इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सो प्लीज इसको गो थ्रू कर लेना। सी, एसएनएस यानी कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, इट रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ द बॉडी स्केलेटल मस्कल, यानी कि ये क्या करता है, इसको रेगुलेट्स करता है अपने एक्शन में ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो स्केलेटल मस्कल। It is a receiver system that receive messages from sensory organs. और सोमेटिक नर्व सिस्टम क्या करती है कि मैसेजेस रिसीव करती है, जैसे कि अपने आईज से, ईयर्स, नोज। अभी आप लोग सोचेंगे ये कैसे मैसेजेस, लाइक आईज है, सो कुछ अगर आंख में कचरा चला गया या फिर कुछ डस्ट चला गया तो वो हमें कैसे ब्रेन को पता चलता है विद दिस सिस्टम। ईयर्स यानी कि कुछ एकदम लाउड से सुन लेना या फिर लाइटर। नोज यानी कि कुछ एकदम हम लोग कहें कि गंदी स्मेल आ जाती है या अच्छी स्मेल। तो ये सारे सारे की एसएनएस हमें हेल्प करती है। ह्यूमन मोटर स्किल्स आर जनरेटेड फ्रॉम दिस सिस्टम, ठीक है। दिस सिस्टम इज मेंटेनिंग बैलेंस एंड करेक्टिव एक्शन बिटवीन ब्रेन सिग्नल्स एंड मसल्स। इसका मेन सिस्टम का वर्क क्या रहता है बैलेंस करने का, कि करेक्टिव एक्शंस बिटवीन ब्रेन एंड सिग्नल्स एंड मसल्स। जो मसल्स हमें सिग्नल देती है वो ब्रेन तक पहुंचे, ब्रेन जो सिग्नल मसल्स को देना चाहते हैं वो काम करते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम चाहते, ठीक है। अभी हम लोग बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको कहा जाता है एएनएस। ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग और इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो काम करती है स्लीपिंग टाइम। अभी ये तो पूरे दिन के टाइम पर काम करते हैं, और ये जो सिस्टम है मस्त जब हम लोग सो जाते हैं तब काम करती है। इट इज कनेक्टेड विद द इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो हम लोग कहते हैं कि हमारे बॉडीज होते हैं फिर भी कुछ ऑर्गन्स जो है वो पूरे टाइम वर्क करते थे, सो वो उसको कनेक्ट करते हैं। जैसे कि देखो, हार्ट हो गया, यानी कि हार्ट अगर ब्लड पंप नहीं करेगा तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? नहीं। लंग्स अगर सांस ना ले पाए तो क्या होगा? और आप लोगों ने सुना होगा कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं जब हम लोग सो जाते हैं, सो जब वो जूसेस एंड वो सब कुछ है वो तभी बनाते हैं जब हम सो जाते हैं, ताकि अपना जो फूड हम लोग खाते हैं वो एकदम इजीली डाइजेस्ट हो जाए। फिर किडनीज हो गए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए, जैसे कि ट्यूबलाइक। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि क्या, एक ये ट्यूबलाइक का स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको अभी समझा देता हूँ क्या है, इसका आपको एक एग्जांपल आएगा, डोंट वरी। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेट्स डिस्कस दैट। देखो, एस वाई एन एस है वो है सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम,
एंड ये जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अभी देखो, ये डिफरेंस भी पूछ सकते हैं और अलग अलग शॉर्ट नोट भी इसके आ सकते हैं। सी एस वाई एन एस है, वो किसे डील करता है, ये इट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्ट्रेस इन इमरजेंसी, ठीक है। Due to this system, changes occur in blood flow, oxygen level, heartbeats. Extra energy in the body requires in the body. So ये सारी की सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, यानी कि आपको पता होगा कि भाई मान लो कि ब्रेन या फिर कोई आपको सिग्नल दे रहा है कि भाई इमरजेंसी, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, या फिर अगर किसी को ऑक्सीजन यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर किसी की अगर हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है, सो जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो सब कुछ की जरूरत पड़ती है, सो ये काम अगर उसको ऑर्गन्स को पहुंचाना है, ब्रेन को सिग्नल देना, ये काम कौन करता है, एस वाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट मॉनिटर्स द रूटीन फंक्शन ऑफ द बॉडी, अगर इंसान की बॉडी का रूटीन फंक्शन सही से हो रहा है या नहीं, वो ये देखती है। दिस सिस्टम इज यूजफुल टू काम डाउन एंड मेंटेन नॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी। अभी कई बार ऐसी कंडीशन आ जाए कि बॉडी एकदम से पैनिक करने वो सब कुछ कर जाए, सो ये सिस्टम बॉडी को एकदम रिलैक्स करने में हेल्प करती है। फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम आर अपोजिट टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये शांत करती है एंड ये एकदम से सायरन देती है कि भाई यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और एक्स्ट्रा एनर्जी की बॉडी को अब ज़रूरत है, उससे ये डील करती है। अभी हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम, सॉरी नर्वस सिस्टम ने एंडोक्राइन सिस्टम। देखो, इट प्लेज एन क्रूशियल रोल इन आवर बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। अभी अपने इंसान के ब्रेन के बिहेवियर एंड डेवलपमेंट में एंडोक्राइन सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट कंसिस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अभी जो हम लोगों ने अभी बात की थी ना वही। सो ये क्या होता है, इसके अंदर अपने मसल्स एंड नर्व सिस्टम अलग अलग होती है, उसको कनेक्ट करती है। इट वर्क्स इन कंजक्शन विथ हाइपोथैलेमस, और कंजक्शन यानी कि हाइपोथैलेमस के साथ वर्क करती है। इट रिलीजेस कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस जिसको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। और ऑटो ये कंट्रोल किसके साथ होते हैं, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो अपनी ह्यूमन बॉडी की अभी हम लोगों ने बात की, इसको ये कंट्रोल, इसके द्वारा ये कंट्रोल होती है। There are total 5 different glands in this system. Number 1 is pituitary gland, number 2 is thyroid gland, number 3 is adrenal gland, number 4 is pancreas and number 5 is gonads, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं नंबर 1, पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी देखो, ब्रेन जो है, ठीक है, ब्रेन स्ट्रक्चर में ये छोटा सा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस के पास, इसको कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। दिखता है छोटा, लेकिन इसके अंदर भी पूरा का पूरा अलग से स्ट्रक्चर रहता है इसी। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द क्रेनियम। अभी जो अपने दिमाग के पार्ट है, ठीक है, हम लोगों ने बात की, सो ये क्रेनियम के पास लोकेटेड हम लोग कह सकते हैं। सारे के सारे हम लोगों ने जो बात की, सी इट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट डायरेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ अदर ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। अभी ये जो काम है इसका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। अभी मास्टर ग्लैंड इसको क्यों कहा जाता है, कि जो सारे के सारे ग्लैंड्स दूसरे अपने ह्यूमन बॉडी में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर सारा का सारा जो डायरेक्शन जो है वो यही ग्लैंड दिलाता है। इट इज अ बीन साइज दैट कंसिस्ट 2 पार्ट्स। जैसे कि मैंने कहा कि ये एकदम छोटा सा बीन के साइज का होता है, लेकिन इसके अंदर आपको 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वन इज एंटीरियर एंड सेकेंड इज पोस्टीरियर, ठीक है। सो ये रहा पोस्टीरियर लोब एंड एंटीरियर लोब, आपको दिख रहा होगा। Now let's see the difference. Anterior, it includes hormones like, जिसको कहा जाता है हाइड्रोट्रॉफिक। हाइड्रोट्रॉफिक यानी कि क्या, थायराइड जो उसको है, इसका साइंटिफिक नेम अगर हम लोग देखें एज पर साइकोलॉजिकल टेक्स्ट टू, सो ये है हाइड्रोट्रॉफिक यानी कि थायराइड। फिर आता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक, जो कि है मेल एंड फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको डिस्क्राइब करता है। यानी कि क्या, एड्रीनोकॉर्टियोग्राफिक, ये जो अपने ह्यूमन बॉडी के, फॉर एग्जांपल ये मेल है ये फीमेल है, इसको सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिफरेंस करने में हमें हेल्प करता है और पहचानने में भी। फिर लैक्टोजेनिक, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी में मिल्क होता है, जो लैक्टोस, उसके बारे में हम लोगों ने बात की फीमेल बॉडी में। सो ये एंटीरियर उसको हमें हेल्प करता है। Now it is responsible to control the work of thyroid gland, breast and milk glands। यानी कि ये क्या करता है कि थायराइड ग्लैंड्स जो अपने बॉडी में होता है, थायराइड के ऊपर पे अलग से शॉर्ट नोट है। सो थायराइड ग्लैंड है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग होते हैं फीमेल्स में, उसको, एंड मिल्क ग्लैंड्स जो
मिल्क प्रोड्यूस करना है, उसकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो एंटीरियर डिस्कस करता है। इट इज ऑल्सो कंट्रोलिंग सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल की, मैं जैसा आपको कहा कि भाई ह्यूमन मेल, ये मेल एंड फीमेल जो उसके सेक्शुअल ऑर्गन है वो इसको कंट्रोलिंग करने में हेल्प करता है, यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें स्टडी होते हैं। एंटीरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, यानी इंसान को चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड कन्वर्ट होने के टाइम तक, यानी कि प्यूबर्टी के स्टेजेस तक, ये जो सबसे बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है एंटीरियर। नाउ नंबर सेकंड इज पोस्टेरियर। पोस्टेरियर इसके अंदर भी तीन हॉर्मोन्स है। नंबर वन इज ऑक्सीटोसिन, फिर है वेसोप्रेसिन, एंड नंबर थ्री इज एंटीड्यूरेटिक। अभी देखो इसका मेन क्या काम रहता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल यूट्रस, मेमरी ग्लैंड्स, ब्लड प्रेशर एंड यूरिनेशन ग्लैंड, यानी कि पोस्टीरियर जो है ये पार्ट आपके क्या करता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, अपने मेमोरी ग्लैंड है उसको कंट्रोल करने में, फिर जो फीमेल यूट्रस होती है उसको कंट्रोल करने में, एंड जो यूरिन को कंट्रोल करने की यूरिनेशन ग्लैंड होती है इसको ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइकोसेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है। जो हम लोगों ने फ्रूड के थियरी में ये सब कुछ पढ़ ही लिया है, सबको आई होप कि याद होगा। चैप्टर थ्री वाली याद ना याद हो तो एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो आपको पता हो तो गले के पास यहाँ पर लोकेटेड होता है, ये है थायराइड ग्लैंड। नाउ सी, इट इज लोकेटेड इन फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक। जैसे कि मैंने कहा कि ये फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक पे रहता है, और ये इसका स्ट्रक्चर जो है एकदम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। इट इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिक रेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप लोगों ने सुना होगा कि मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है। सो मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रेट जो है वो ह्यूमन बॉडी को ये कंट्रोल करता है। अभी थायराइड के भी दो टाइप्स हैं, हाइपर थायराइड और sorry, hyperthyroid and person gain hyperthyroid, person lose weight and become very thin, and person gain just इसका नाम, एक नाम लिखना रह गया है, मैं आपको नाम दे। जैसे कि मैंने कहा कि एक होता है हाइपरथायरॉयड एंड एक होता है हाइपोथायरॉयड। सी, सो हाइपरथायरॉयड जो होता है उसके में क्या होता है कि पर्सन लूजेस वेट एंड बिकम वेरी थिन। सो गुजराती में आपने ये टर्म सुने होंगे सुकोथायरॉयड और लीलोथायरॉयड। सो इसका क्या मीनिंग होता है कि भाई इसमें दो टाइप्स होता है कि भाई एक थायराइड में इंसान का बॉडी जो एकदम वीक हो जाता है एंड पर्सन का जो वेट है वो एकदम से रिड्यूस होने लगता है। एंड दूसरा जो है वो हाइपोथायराइड, उसमें क्या होता है कि इंसान कुछ भी खाए या ना खाए उसका जो बॉडी का वेट है वो नेचुरली बढ़ता ही जाता है, और जो कि कंट्रोल ना था, जिसके कारण क्या ह्यूमन बॉडी जो है वो एकदम फैटी बन जाती है ड्यू टू द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अगर गुजराती में સિમ્પલ કહે તો લીલોથાઇરોઇડ અને સુકોથાઇરોઇડ. સુકોથાઇરોઇડ એટલે કે શું, જેમાં આપણું શરીર ઓછું થવા માંડે, અને લીલોથાઇરોઇડ એટલે કે જેમાં આપણું શરીર વધવા માંડે. नंबर थ्री इज एड्रिनल ग्लैंड। अभी एड्रिनल ग्लैंड क्या है, इट इज लोकेटेड स्लाइटली अबव द बोथ किडनीज। सी, मैंने इसलिए लिए ये आपको इमेज लगे ताकि आपको पता चलेगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। सी, अभी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, थायराइड के भी बारे में बात कर ली। अभी हम लोग बात करें एड्रिनल ग्लैंड, जो कि यहाँ पर ऊपर लोकेटेड होता है, ठीक है। इट इज लोकेटेड स्लाइटली अबव द किडनीज। अभी ये किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है, जरा सा ऊपर। इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी बाय सप्लाइंग ब्लड, यानी कि ये क्या करता है कि ह्यूमन बॉडी है इसको ब्लड सप्लाई करता है, जिसके कारण हमें स्ट्रेंथ मिले। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू बिहेव इन इमोशनल क्राइसिस एंड नॉन क्राइसिस सिचुएशन, और ये रिस्पॉन्सिबल रहता है अपने इमोशन जो क्राइसिस हो उसके लिए भी, और नो अगर क्राइसिस ना हो यानी नॉन क्राइसिस के लिए भी ये सिचुएशन को कंट्रोल करने में हमें हेल्प करता है। फीलिंग्स ऑफ इरिटेशन एंड एंथुसियाज्म आर रिस्पॉन्सिबल थ्रू दिस ग्लैंड। ये इसके एग्जाम्पल हो गए कि जैसे कि अगर कई बार एकदम हम लोग इरिटेट कर जाए या फिर एकदम से हमें उत्साह आ जाए, सो ये सारे के सारे किसकी मदद वजह से होता है, एड्रिनल ग्लैंड की मदद से हमें ये सब कुछ होता है। फिर हम लोग बात करेंगे पैनक्रियाज। इट इज अ स्टोरेज एंड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन दैट हेल्प्स टू मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी कि जो शुगर होता है, ठीक है, शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको कहा जाता है ग्लूकोज लेवल। कई बार अगर वो सही से इंसुलिन ना बन पाए तो उसके कारण क्या होता है ह्यूमन बॉडी में डायबिटीज के आपको सिम्टम्स दिखे जाते हैं।
It is responsible to release insulin according to the need of the sugar in the body. अगर बॉडी में ज़्यादा शुगर तो वो ज़्यादा बनेगा, अगर कम ज़रूरत है तो कम बनेगा। ये सारा का सारा काम कौन करता है? इंसुलिन काम करता है। Now, number five is gonads. Gonads, it represents the sexual organs of male and females. अभी ये जो है sexual organs जैसे कि see, in the male if we see, so it is called testes. So gonad gland in the male, as here you can see this, these are the that. फिर ओवरीज, ओवरीज है तो ओवरीज जो होती है इसका भी गोनल ग्लैंड्स है, ये फीमेल के अंदर आते हैं। इट डिफरेंशिएट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इन मेल एंड बिहेवियर फीमेल, यानी कि अगर अगर टेस्टिस रहती है सो ये इट इज कंसिडर्ड एज अ मेल चाइल्ड, एंड इफ इट इज इन ओवरीज सो इट इज कंसिडर्ड एज द फीमेल चाइल्ड। ठीक है, सो ये सेक्सुअल डिफरेंस करने में गॉनेट्स हमें हेल्प करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अपना चैप्टर होता है खत्म। डेट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको आज का चैप्टर वो हो सके उतना सिंपल वे में समझ सके होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, एंड आपको इस चैप्टर के नोट्स अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, बाद में मैं आपको इसके नोट्स शेयर कर दूंगा। एंड प्लीज़, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लोग दूसरे इमेजेस से ये सब कुछ ऐड करते हैं, सो कॉपीराइट ये सब कुछ लग सकता है। सो अगर आप हो सके प्लीज़ इसको वरना तब तक किसी के साथ इतना शेयर ना करें सोशल मीडिया या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में जिसके कारण कॉपीराइट्स या फिर दूसरे कोई प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, एंड इफ यू आर यूजिंग सिंपली द ड्राइव अगर रीडिंग फॉर्मेट या फिर अगर प्रिंट आउट के लिए, सो इट इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो दैट इज फ्रॉम माई साइड। आई होप आपके जो चैप्टर में डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको हेल्प लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसके इजीली समझा दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड कमेंट में आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए और कौन से सब्जेक्ट के अंदर।